Assalamu alaikum students, welcome in another video that is related to cash management models. There are two basic cash management models. Number one, Baumol model, and number two, Miller-Orr model. I have already discussed in detail the Baumol model and the video is available on my YouTube channel. And the second one is Miller-Orr model. That is very important and very sensible model of cash management because the assumptions in Baumol model are not practical based, but the Miller-Orr model tells us how to manage the cash properly for any company. So let's come to discuss in detail the Miller-Orr model. Alright students, cash management models, as I have already told you, there are two basic models, Miller-Orr model and Baumol model. Miller-Orr model is our today's target. This model controls irregular movements of cash by the setting of upper and lower control limits on cash balances. अब upper and lower control limits, ये मॉडल बेसिकली हमें बताता है कि आप लिमिट सेट कर लें जिसके अंदर आप कैश को मैनेज करना चाहते हैं. क्योंकि हम कैश मैनेजमेंट मॉडल्स को पढ़ रहे हैं तो हमारा टारगेट भी यही होना चाहिए. जैसे कि हम यहाँ पर सपोज करते हैं कि वी आर गोइंग टू सेट टू लिमिट्स, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. लोअर लिमिट मीन्स कि इस बैलेंस से कम आपका कैश कभी भी नीचे नहीं जाना चाहिए. मतलब अगर इस बैलेंस से आप ड्रॉप हो जाते हैं तो आपकी कंपनी के अंदर जो आपकी लिक्विडिटी पोजीशन है उसके लिए प्रॉब्लम बनेगी. यानी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए ये एक बेसिकली लास्ट पॉइंट है और ये एक रिस्की पॉइंट भी है कि हमें इस लेवल से नीचे जाने का तो आप सोच भी नहीं सकते कि आपका कैश का जो बैलेंस है इस लेवल से नीचे ड्रॉप हो. और ये हमारे पास मैक्सिमम लेवल है कि अगर हमारा कैश का बैलेंस इस लेवल से ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम क्या बनेगी कि हमारे पास आइडल कैश अवेलेबल होगा. जब हमारे पास आइडल कैश पड़ा होगा तो इसका मतलब है कि हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को ज़ाया कर रहे हैं. मतलब अगर यही आइडल कैश जो हमें इस लिमिट से ज़्यादा हमारे पास अवेलेबल होगा, अगर उस आइडल कैश को आप कहीं इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते थे जो कि आपने यहाँ पर ज़ाया कर दिया. मतलब हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट का ख्याल करना पड़ता है. अगर आप अपर लिमिट से ज़्यादा का कैश रखेंगे तो वो आइडल कैश होगा, उसकी वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डैमेज होगी. और अगर आप लोअर लिमिट से भी नीचे चले जाते हैं तो इसकी वजह से आपकी लिक्विडिटी डैमेज होगी. मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो आपको कैश चाहिए वो डिस्टर्ब होगा. तो लिक्विडिटी डैमेज, ज़्यादा कैश रखोगे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी डैमेज होगी, आइडल कैश पड़ा रहेगा. तो हमें कहीं इसके दरमियान रहना है. ये लिमिट भी कोई सूटेबल लिमिट नहीं है, ये तो लोअर लिमिट है. हमें थोड़ा सा लोअर लिमिट से कहीं दरमियान में रहना है. उस चीज़ को हम बोलते हैं टारगेट कैश. बेसिकली टारगेट कैश का दूसरा नाम आप कह सकते हो इस मॉडल के थ्रू जो हम यूज़ किया करेंगे, that will be return point. देखिए ये सबसे ऑप्टिमल लेवल है, सबसे बेस्ट लेवल है कैश का. ये तो वो पॉइंट है जिससे नीचे जाने का आप सोच भी नहीं सकते. यानी इससे ज़्यादा कैश अगर ड्रॉप हो गया तो फिर तो आप बिजनेस इंसॉल्वेंट होगा.
ये हमने एक लिमिट रखी है कि इसको क्रॉस कभी नहीं कर सकते। लेकिन जब भी हम इस लिमिट की तरफ आएंगे, यहाँ पर फ़र्ज़ कर ले आप यहाँ इस लेवल तक आ जाते हैं, इस लिमिट तक आ जाते हैं, तो हमें वापस रिटर्न पॉइंट की तरफ मूव करना होगा। यानी वापस हमारा जो टारगेट है कैश का, वहाँ तक हमें जाना है। और ये मॉडल हमें सपोर्ट करेगा कि हमें हमारा जो टारगेट कैश है, हमारा जो रिटर्न पॉइंट है, वो क्या है। और अगर हम अपर लिमिट तक आ जाते हैं, मतलब यहाँ तक पहुँच जाते हैं, तो भी हमें वापस अपने रिटर्न पॉइंट की तरफ मूव करना होगा। इसलिए क्योंकि हमारे पास आइडल कैश नहीं होना चाहिए। अगर हमारे पास आइडल कैश अवेलेबल है तो उसको हमें कहीं इन्वेस्ट करके, कहीं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके उससे प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करनी चाहिए। तो हमें ये मॉडल सपोर्ट करेगा कि हमें हमारी जो अपर लिमिट है उसके बारे में हमें गाइड करेगा, हमारा जो टारगेट कैश है, हमारा जो रिटर्न पॉइंट है, उसके बारे में हमें गाइड करेगा। और इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारी लोअर लिमिट क्या है। लोअर लिमिट के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताना है कि इस मॉडल में हम जो अपना रिटर्न पॉइंट है इसको शो करेंगे, सपोज कर रहा हूँ मैं Z से, और ये जो हमारे पास अपर लिमिट है, हायर लिमिट भी इसको बोल सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट भी बोल सकते हैं, इसको हम शो करेंगे H से। एंड द लोअर लिमिट इसको हम शो करेंगे L से। अब आपको ये देखना है कि हमें जो हमारा मॉडल है, मिलर और मॉडल, ये हमें Z के बारे में प्रॉपर गाइड करता है कि हमारा रिटर्न पॉइंट कितना होना चाहिए। ये मॉडल हमें अपर लिमिट के बारे में प्रॉपर गाइड करता है कि हमारे पास H की अमाउंट कितनी होनी चाहिए। लेकिन ये मॉडल हमें लोअर लिमिट के बारे में बिल्कुल भी गाइड नहीं करता। लोअर लिमिट के बारे में इस मॉडल में कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है इन्फॉर्मेशन अवेलेबल? क्वेश्चन ये है कि अगर हमें ये मॉडल लोअर लिमिट के बारे में गाइड कर देता कि इतनी लिमिट होनी चाहिए थी, तो ये इस मॉडल की मेरे नज़दीक सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती, सबसे बड़ी क्रिटिसिज्म होती। कि देखें क्यों क्रिटिसिज्म होती। देखें जी, हमारे पास कुछ बिजनेसेस की नेचर, ज़ाहिर है नेचर टू नेचर बिजनेस डिफ़र करते हैं, एंड साइज। सपोज एक बिज़नेस है, उसके 200 एम्प्लॉयज़ हैं, उस बिज़नेस की लोअर लिमिट, कैश की लोअर लिमिट कुछ और होगी। और एक बिज़नेस है जिसके 5000 एम्प्लॉयज़ हैं, उसकी रिक्वायरमेंट और हैं, डेफिनेटली उसको कैश ज़्यादा चाहिए 5000 वाले एम्प्लॉयज़ जो बिज़नेस के हैं। तो वो दोनों की लोअर लिमिट सिमिलर नहीं हो सकती। अगर मॉडल गाइड कर देता, सपोज कह देता जी 10,000 लिमिट है एक बिज़नेस की होनी चाहिए, तो वो तो एक छोटे लेवल के बिज़नेस के लिए शायद सूटेबल होती। लेकिन जो बड़े लेवल का बिज़नेस होगा, डिफरेंट नेचर का बिज़नेस होगा, उसके लिए तो लोअर लिमिट बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो सकती थी। ये एक ड्रॉबैक होना था अगर लोअर लिमिट के बारे में गाइड कर दिया जाता। दूसरा ये है कि जो रिस्क है, हर कंपनी रिस्क को अपने तरीके से मैनेज करती है। कुछ कंपनीज रिस्क अवर्स होती हैं, कुछ कंपनीज रिस्क सीकर होती हैं। हर कंपनी का रिस्क को अब्जॉर्ब करने का जो मेथड है वो डिफरेंट है। इसीलिए लोअर लिमिट, कुछ कंपनीज इस 10,000 की लिमिट को एक रिस्क लेवल है, बेसिकली ये एक रिस्की पॉइंट है। और कुछ कंपनीज ज़्यादा रिस्क बियर करती हैं, कुछ कंपनीज कम करती हैं। हर कंपनी का रिस्क का मैनेजमेंट का मेथड डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए लोअर लिमिट सारे बिजनेसेस की एक सेट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि नेचर बिज़नेस की सेम है, साइज़ बिज़नेस का, नेचर बिज़नेस की डिफरेंट हो सकती है, साइज़ बिज़नेस का डिफरेंट हो सकता है। सो दैट्स वाई हमें कोई भी एक लिमिट नहीं सेट कर सकते। यानी एक मॉडल हमें इसके बारे में गाइड नहीं कर सकता। तो हमें मॉडल कहता है लोअर लिमिट इज़ ऑलवेज सेट आर डिसाइडेड बाय द बिजनेस। लोअर लिमिट के बारे में यहाँ मैं मेंशन कर दूँ, लोअर लिमिट इज ऑलवेज
decided by the business। यानी लोअर लिमिट के बारे में हमेशा बिजनेस खुद से डिसाइड करेगा। कोई भी जो बिजनेस होगा, लोअर लिमिट के बारे में बिजनेस ने, कंपनी ने खुद से डिसाइड करना है कि इतना कैश तो होना ही चाहिए हमारे पास, इससे इस लिमिट से कम अगर आ गए तो हमारे लिए खतरे की घंटी बजेगी। जी के लिए मॉडल गाइड करेगा, एच के लिए मॉडल गाइड करेगा, लेकिन लोअर लिमिट के लिए मॉडल गाइड नहीं करेगा, और ये अच्छी बात है मॉडल के लिए। अच्छा जी, अब इन्हीं चीज़ों को मैं आपको थोड़ा सा और टेक्निकली समझाने की कोशिश करता हूँ एक डायग्राम के थ्रू। सपोज करें जी हमारे पास ये एक डायग्राम है जिसमें यहाँ पर हम कैश को शो करेंगे और इधर आप टाइम को शो कर लें। मैं अपने बिजनेस की लोअर लिमिट 10,000 सेट करता हूँ। ये फिगर्स मैं सपोज कर रहा हूँ ताकि प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये हमारी लोअर लिमिट है, लोअर पॉइंट भी आप इसको बोल सकते हैं। मैंने लोअर पॉइंट सेट कर लिया अपने बिजनेस का 10,000, मतलब इतना कैश तो मेरे पास इन एनी केस होना ही चाहिए, इससे डाउन कभी भी नहीं सोचा जा सकता जाने के लिए। ओके, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है जी पॉइंट, जिसको मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास जी पॉइंट मेरे पास है जी 18,000 सपोज कर रहा हूँ। जी पॉइंट का मतलब है टारगेट कैश, जो सबसे सूटेबल पॉइंट है। ये मेरा रिटर्न पॉइंट है, जिसको मैं बोल रहा हूँ जी। ओके, 18,000, लोअर लिमिट मेरी है 10,000, और मैं चाहता हूँ जो मेरी हायर लिमिट है, जो मेरी मैक्सिमम लिमिट है, जो मेरा अपर पॉइंट है, वो मैक्सिमम जनाब 28,000 होना चाहिए। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास इस वक्त फ़िलहाल मैं कैश का मेरे पास ये वाला बैलेंस है। डेली बेसिस पे मेरे कैश की जो मूवमेंट है वो इस तरह से चल रही है। कभी मेरे पास डेटर से कलेक्शन ज़्यादा हो जाती है तो उसका बैलेंस डेफिनेटली इंक्रीज़ करेगा। इस पॉइंट में मैं पहुंच गया हूं जी। मेरे कैश का बैलेंस चेंज होता रहा डेली बेसिस पे, और मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया हूं, एच पॉइंट पे। तो जब भी मेरा कैश का बैलेंस एच पॉइंट पर आएगा तो मुझे फ़ौरन मूव करना है टूवर्ड्स बैक रिटर्न पॉइंट। मुझे रिटर्न पॉइंट पे वापस आना है जी। अब H और Z के दरमियान कैश कितना होगा, अगर मुझे कैलकुलेट करना है कि अब यहाँ पर मेरे पास कैश का बैलेंस 28,000 है और यहाँ पर मेरे पास कैश का बैलेंस 18,000 है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको मैं बोल सकता हूँ H माइनस Z इज़ इक्वल टू, यानी 28,000 माइनस 18,000 इज़ इक्वल टू 10,000। इसका मतलब ये हुआ जो 10,000 की अमाउंट है ये मेरे पास एक्सेस कैश है, इसको मुझे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर देना चाहिए ताकि मुझे कोई प्रॉफिटेबिलिटी मिले, वरना ये कैश मेरे पास आइडल पड़ा रहेगा और ये मुझे मेरी प्रॉफिटेबिलिटी को डैमेज करेगा। जब भी मैं एच पॉइंट पे पहुंचूंगा तो मुझे फ़ौरन वापस किस पे आना है, जो मेरा रिटर्न पॉइंट है। मेरा रिटर्न पॉइंट 18,000 का है और 18,000 ही कैश मेरे लिए बेस्ट पॉइंट है। तो मैं क्या किया, वापस फ़ौरन रिटर्न पॉइंट पे आ गया। इन दोनों का जो गैप है वो है 10,000। 10,000 को मैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करूंगा। कल को मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं 10,000 कैश को वापस अपने बिजनेस में ला सकता हूँ। ओके,
यहाँ पे मेरा कैश है, फिर उसके बाद कैश की सिचुएशन बदल रही है जी, डेटर से कलेक्शन हुई, फिर उसके बाद क्रेडिटर्स को अगर मैंने को पेमेंट्स करनी है, इस टाइम पे ज़्यादा पेमेंट्स हैं, मेरा कैश का बैलेंस इस तरह से आ रहा है। तो एक पॉइंट आया है कि मेरे पास कैश का बैलेंस मैं लोअर लिमिट पे पहुंच गया हूं। अब होगा क्या कि मुझे जब भी मैं लोअर लिमिट पे टच करूंगा, मेरे कैश का बैलेंस यहाँ पर टच करेगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे दोबारा आई हैव टू गो बैक टूवर्ड्स रिटर्न पॉइंट। इस पॉइंट पे मुझे दोबारा से आना है। अब मेरे पास इस वक्त 10,000 कैश पड़ा है, मुझे पहुंचना है इस पॉइंट तक। इट्स मीन कि ये जो गैप है, इस गैप को मैं अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो मैं इसको गैप को कह सकता हूँ कि Z माइनस L, मतलब 18,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 8,000। मतलब मुझे इस वक्त वापस रिटर्न पॉइंट पे जाने के लिए 8,000 चाहिए। अब ये 8,000 कहाँ से आएगा? आपको पता है कि हमने ऑलरेडी 10,000 अपनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया था, वहाँ से हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को सेल करेंगे। 8,000 कैश चाहिए, 8,000 कैश यहाँ पर लेके आएंगे, तो 10,000 और 8,000 दोनों को ऐड करेंगे तो दोबारा से हम अपने रिटर्न पॉइंट पर आ जाएंगे। ये बेसिकली रिस्की पॉइंट है, क्योंकि अगर हमें कुछ भी ज़रूरत पड़ गई अनएक्सपेक्टेड तो हम इस पॉइंट से नीचे आ जाएंगे, तो वो हमारे लिए डेंजर लेवल होगा। तो हमें वापस अपने रिटर्न पॉइंट पे जाना है जहाँ पर हमारे लिए कोई भी रिस्क नहीं है। दिस पॉइंट इज़ द बेस्ट पॉइंट। दैट्स वाई हम बार बार, अगर हम अपर पे जाते हैं फिर भी हम रिटर्न की तरफ आते हैं, रिटर्न पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगर हम लोअर लिमिट को टच करते हैं तो भी हम रिटर्न पॉइंट की तरफ जाते हैं। मतलब इसके दरमियान हमें खेलना है, यानी बिजनेस को अपने कैश की मैनेजमेंट इन दो पॉइंट्स के दरमियान रखनी है। ओके, दोबारा हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर हमारा कैश, यहाँ पर अप डाउन, अब इसके अंदर आप जैसे मर्जी रहें, आपको रिटर्न पॉइंट पर आने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप इस पॉइंट को या इस पॉइंट को टच नहीं करेंगे, आपको रिटर्न पॉइंट पे आने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ से लेकर एज पॉइंट से, अपर लिमिट से लेकर यहाँ तक का जो गैप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो गैप है, उस गैप को हम बोला करेंगे स्प्रेड, फैलाव। यानी ये हमारे पास मैक्सिमम स्प्रेड है, यानी इन दो पॉइंट्स के दरमियान, जिसके दरमियान हमारा कैश रहना चाहिए, इसको हम क्या बोलेंगे जी? इसको हम स्प्रेड के नाम से याद रखेंगे। ये स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि हमें करना क्या है। हमारा ये बेस्ट पॉइंट है। अगर हम लोअर लिमिट की तरफ आएंगे, लोअर लिमिट के साथ टच करेंगे तो हमें दोबारा से रिटर्न पॉइंट पर जाना है। अगर हम अपर लिमिट के साथ टच करेंगे तो भी हमें दोबारा रिटर्न पॉइंट पर जाना है। अगर एक्सेस कैश है तो वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे। अगर कैश की शॉर्टेज है तो हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को सेल करके दोबारा से हम अपना कैश इंप्रूव करके हम रिटर्न पॉइंट पर आ जाएंगे। ओके, ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक हमारे पास डायग्राम थी। अब असल पॉइंट ये है कि हमें ये पता होना चाहिए, मैंने कहा था कि लोअर पॉइंट कंपनी ने खुद से डिसाइड करना होता है, ये हमें मॉडल गाइड नहीं करेगा। मिलर और मॉडल हमें लोअर पॉइंट के बारे में बिल्कुल भी गाइड नहीं करेगा। हमें गाइड करेगा वो जी के लिए, हमें गाइड करेगा मॉडल एच के लिए। अच्छा जी, सबसे पहले स्टूडेंट्स ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे एक साथ कि ये जो स्प्रेड है हमारा, तो हमें स्प्रेड कैलकुलेट करना आना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि हमें स्प्रेड कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब देखना यह है कि स्प्रेड का क्या फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। स्प्रेड का फार्मूला बड़ा इम्पॉर्टेंट है कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपको याद भी रखना होगा। इसका फार्मूला हम यूज़ किया करेंगे 3/4 इंटू ट्रांजैक्शन कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय वेरिएंस। वेरिएंस को
पता होना चाहिए जी स्टैंडर्ड डेविएशन जो होती है, जो हमारा टारगेट है उससे हम कितने डेविएट कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम स्क्वायर ले लें तो ये वेरिएंस बन जाता है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट ऑन डेली बेसिस। देखिए ये जो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं अपने कैश का लेवल, ये डेली बेसिस पे हम चेक कर रहे हैं, दैट्स वाई इंटरेस्ट रेट भी ऑन डेली बेसिस। और यहाँ पर होल की पावर 1/3 है जी। ये हमारे पास जो फार्मूला है ये स्प्रेड का फार्मूला है स्टूडेंट्स, यानी हमें पता होना चाहिए कि जो स्प्रेड की बात कर रहा हूँ मैं, लोअर पॉइंट से लेकर एज तक जो हमारे पास स्प्रेड है उसको हम कैसे कैलकुलेट किया करेंगे। तो ये मैंने आपके सामने उसका फार्मूला बना दिया। अब हमें इस स्प्रेड की मदद से हम Z पॉइंट को कैलकुलेट करना सीखा करेंगे। Z पॉइंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Z का फार्मूला हमारे पास होगा स्टूडेंट्स लोअर पॉइंट ऑलरेडी हमने डिसाइड किया होगा, कोई भी कंपनी है उसने अपना लोअर पॉइंट डिसाइड किया होता है, इनटू 1/3 ऑफ स्प्रेड। अब होगा क्या, स्प्रेड तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, स्प्रेड हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया होगा, उसका 1/3 लेके लोअर पॉइंट में ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि Z पर कितनी अमाउंट होनी चाहिए। ये देखें ये ऑलरेडी गिवन होगी क्वेश्चन में लोअर लिमिट, Z हम खुद कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। और ये 1/3 ऑफ स्प्रेड ऑलरेडी पहले आपको स्प्रेड कैलकुलेट करना है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मैंने बता दिया है कि जब हम मार्केटेबल सिक्योरिटी से को सेल करके कैश बिजनेस में लेके आएंगे तो हर ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट आपको ब्रोकरेज कमीशन वगैरह पे करनी पड़ती है। तो एक ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, बाउमल मॉडल में हमने इसको बड़ा डिटेल से डिस्कस भी किया था। इंटरेस्ट रेट को हमेशा डेली बेसिस पे लेके आना है। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दी होगी तो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास वो वेरिएंस बन जाएगा। ओके, Z पॉइंट इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब हम बात करेंगे एच को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर तो मैंने अमाउंट सपोज करके लिखी हुई है, बट वी नीड टू कैलकुलेट इट। एच अपर लिमिट इज इक्वल टू लोअर पॉइंट प्लस लोअर पॉइंट प्लस स्प्रेड। डेफिनेटली स्प्रेड भी हमने कैलकुलेट किया हुआ ऑलरेडी। तो अगर आप इन दोनों को, लोअर पॉइंट को और स्प्रेड को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास एच की अमाउंट भी कैलकुलेट हो जाएगी। तो ये 3 फार्मूलाज स्टूडेंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको ये 3 फार्मूलाज अच्छे से याद होते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपके लिए इस टॉपिक के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, कम टू द पॉइंट कि हमारे पास स्प्रेड का फार्मूला भी हमने देख लिया जी, हमने Z का फार्मूला देख लिया और हमने H का फार्मूला देख लिया। अब मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन सॉल्व कर लें प्रैक्टिकली, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे आप लोगों के लिए। क्वेश्चन को सॉल्व करना ज़रूरी है। हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, मैं एग्ज़ाम्पल का अवेलेबल डेटा जो है वो लिख लेता हूं ताकि हम इस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व कर लें। Suppose we have available data in question. Number 1, lower limit, lower point or lower limit is rupees 20,000. Number 2, transaction cost, rupees 50.
per transaction. Number 3, standard deviation. ₹3,000 पर डे। ये जितना भी डेटा है हमारा ये डेज़ के हिसाब से, क्योंकि हम अपनी कैश की जो लेवल है डेली बेसिस पे उसको देख रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, वेरिएंस। देखिए अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन दी होगी तो हम इसका वेरिएंस खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्क्वायर ऑफ 3000 दैट विल बी 9 मिलियन रुपीस, 9 मिलियन। And finally, interest rate is 0.03%, या आप इसको लिख सकते हैं 0.0003। ये हमारा डेली बेसिस का रेट होगा जी, ये हमारा डेली बेसिस का रेट है। अब ये तो अवेलेबल डेटा मैंने लिख दिया। इसमें हमारे पास सपोज जो रिक्वायरमेंट्स हैं, रिक्वायर्ड क्या है इस क्वेश्चन में जी। नंबर 1, स्प्रेड, वी हैव टू कैलकुलेट स्प्रेड। नंबर 2, वी नीड टू कैलकुलेट Z, and number 3, Z mean return point. We have to calculate H. H का मतलब क्या हुआ, अपर लिमिट, मतलब हमें रिटर्न पॉइंट कैलकुलेट करना है, हमें अपर लिमिट कैलकुलेट करनी है, रिटर्न पॉइंट, और हमें अपर लिमिट कैलकुलेट करनी है जी, अपर पॉइंट, अपर लिमिट व्हाट्सएवर। ओके, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स। अब हम वन बाय वन अपनी रिक्वायरमेंट्स को सॉल्व कर लेते हैं जी। नंबर 1, स्प्रेड। स्प्रेड का फॉर्मूला क्या था जी, 3 into 3/4 into transaction cost into variance divided by interest rate। अगर एनुअल इंटरेस्ट रेट दिया होगा तो उसको डेली बेसिस पे कन्वर्ट करना है पहले, और उसकी पावर 1/3। इस अवेलेबल डेटा में चेक करें स्टूडेंट्स, 3 तो हमारे पास फार्मूला में है 3/4 इंटू हाउ मच ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज, आवर ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 50 पर ट्रांजेक्शन इंटू वेरिएंस 9 मिलियन divided by interest rate 0.0003 and power 1/3। अब इसकी कैलकुलेशन बड़े ध्यान से करनी है। मैं आपके सामने कैलकुलेटर पे ट्राई करता हूँ, इसकी कैलकुलेशन करें। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से स्टूडेंट्स करनी है आपको। सबसे पहले आप लिख लें 9 मिलियन इंटू 50 ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंटू 3/4। ये हमारे पास फिगर आ गई। इसको आप डिवाइड करें 0.0003 से। ओके, इसके बाद हमें पार लेनी है 1/3। 1/3 का मतलब है अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 0.33333। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पार रेस करें यहाँ पर, तो 0.33333 ओके कर दें। ये कैलकुलेशन, इतना पार्ट आपने कैलकुलेट कर लिया है। अब एंड पर हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 3, तो हम क्या करेंगे, इनटू 3 कर दें, तो हमारा फाइनल आंसर आ रहा है तकरीबन स्टूडेंट्स 31,198 रुपीस। 31,198
198, ये हमारे पास आंसर जो है इसको हम बोलेंगे स्प्रेड। ये हमारा स्प्रेड का आंसर आ गया। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट कि किसी को स्प्रेड की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है हम कैलकुलेट कर लेते हैं ज़ी। अब ज़ी का फार्मूला क्या था, ज़ी का प्रॉपर इधर फार्मूला लिख लेते हैं। ज़ी का फार्मूला था जी लोअर पॉइंट प्लस 1/3 of spread, 1/3 of spread. How much we have lower point? 20,000 given in question into 1/3 of spread. spread कितना था जी? spread हमने अभी थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया 31,198। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेटर यूज़ करें कि 31,198 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 1/3 हो गया, प्लस इसमें 20,000 कर लें 20,000, तो ये आंसर आ रहा है आपके पास रुपीज़ 30,399। दिस इज़ आर पॉइंट जी। डन। ओके, जी पॉइंट के बाद हमें कैलकुलेट करना है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है जी एच का फार्मूला क्या था जी, इसको हम अपर लिमिट भी बोलते हैं। अपर लिमिट का क्या फार्मूला था, लोअर पॉइंट प्लस स्प्रेड, लोअर पॉइंट प्लस स्प्रेड। अब होगा क्या कि हमारे पास लोअर पॉइंट ऑलरेडी गिवन है 20,000 प्लस स्प्रेड हमने थोड़ी देर पहले ही कैलकुलेट किया 31,198, दोनों को आप ऐड कर लें 20,000 प्लस 31,198, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा जी 51,198। ये हमने कैलकुलेट कर लिया एच अपर लिमिट। तो इस तरह से हमने सारी की सारी कैलकुलेशन प्रॉपर कर ली है। कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। प्रॉपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है, ये आपके सामने उसका प्रॉपर सॉल्यूशन है। और मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर आपके सामने ही डायग्राम बनाई थी। मैं चाह रहा हूँ कि उस डायग्राम के ऊपर मैं ये फिगर्स पुट करूँ, ये जो अभी हमने कैलकुलेट की हैं। ये देखें जी, ये मैंने सपोज़ किया था यहाँ पर, अभी भी यहाँ पर हमने कंपनी टू कंपनी लोअर लिमिट वेरी करेगी। और मैं कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में हमारी ये लिमिट 20,000 थी, ये क्वेश्चन में गिवन है। इसके बाद हमने जी पॉइंट कैलकुलेट किया। ये देखें जी आपके सामने जी पॉइंट है 30,399, तो आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं 30,399। ये हमारे पास जी पॉइंट है, ये हमने फार्मूला की मदद से कैलकुलेट किया है। और इसके बाद हमारे पास ये देखें एच पॉइंट है, और एच पॉइंट की कैलकुलेशन हमने की है 51,198। ये भी हमने खुद से कैलकुलेशन किया। मैंने कहा था कि हमें फार्मूला एच पॉइंट को गाइड करेगा और जी पॉइंट को गाइड करेगा, और लोअर लिमिट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, और इट इज़ डिसाइडेड बाय द कंपनी, क्योंकि हर कंपनी लोअर लिमिट अपनी अलग से डिसाइड करेगी। तो जो लोअर लिमिट डिसाइड होगी उसी के मुताबिक आप कह सकते हैं कि आपने फर्दर जी पॉइंट और एच पॉइंट कैलकुलेट करना होगा। होपफुली यू गॉट माई पॉइंट, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन डिस्कस विद मी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।